Justice Hima Kohli and Hasanuddin Amanullah. Patanjali questioning the efficacy. As I came out to inform our viewers, one of course that you rightly pointed out. देखो पतंजलि के बारे में हमें अभी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे केसेस भी पतंजलि के अगेंस्ट में किए गए और बाबा रामदेव इन कंपनी ने इसके अगेंस्ट में काफी कुछ बोला है और माफी भी मांगी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पतंजलि ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इनको इतनी ज्यादा ग्रोथ मिल गई कुछ ही सालों के अंदर। यही नहीं, लोग भी इतना ज्यादा इनके प्रोडक्ट को कैसे यूज करने लगे। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो इनका प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर कभी किसी न किसी टाइम पे तो यूज किया होगा। पर क्या सच में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो असरदार हैं या फिर ये बस एक इमोशंस के नाम पर खेला गया है जहाँ पर देश और धर्म को बीच में लाया गया था। बात है 2006 की, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण FMCG सेक्टर में कदम रखते हैं और पतंजलि की शुरुआत करते हैं। इन्हें पता था कि इंडिया में वैसे ही काफी ज्यादा मेडिसिन बनाई जाती हैं और ऑलमोस्ट हर बीमारी से लड़ने के लिए डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जोर दिया आयुर्वेद पर, जो इंडिया की अपनी रूट से जुड़ा हुआ था और लोगों के इमोशंस भी काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। सबसे पहले पतंजलि ने पर्सनल केयर को ध्यान में रखते हुए डाइवर रेंज के अंदर सप्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया और बाद में जाकर बाकी के जो प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च किया। तो कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले पर्सनल केयर को ध्यान में रखा। अगर पतंजलि के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करें तो शुरुआत में इन्होंने हरिद्वार से शुरू किया था, लेकिन उनकी जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा स्लो थी। पर टाइम के साथ साथ कंपनी ने अपने प्रेजेंस को 1900 स्टोर्स तक बढ़ाया। इतना ही नहीं, कंपनी को पता था कि आने वाले टाइम के अंदर ऑनलाइन का टाइम आएगा और इंडिया के जो यूथ है वो ज्यादातर जो अपना टाइम है वो ऑनलाइन पर स्पेंड करेंगे। इसी वजह से इन्होंने टाइम के साथ साथ पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेट पर भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस कंपनी ने देखते ही देखते मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू बना लिया और 2017 में 1.3 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू किया। देखो ये बात सही है कि पतंजलि ने ग्रो किया, लेकिन उसके पीछे इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी थी जिसको जानना उतना ही जरूरी है जितना कि ये कि इनके पीछे आखिर किनका सपोर्ट था। देखो बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट की तरह इनको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि सेलिब्रिटी से प्रमोशन करवाना या फिर एडवर्टाइजमेंट करवाना। इनको ये बात अच्छे से पता थी कि लोगों के अंदर आयुर्वेदिक के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और इन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया या फिर यूज किया। इन्होंने हर जगह जो प्रमोशंस किए वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम पर किए और जो प्राइस रखी वो बाकी के जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट थे उनसे काफी ज्यादा कम रखी। उससे भी बड़ी बात ये देखने वाली थी कि बाबा रामदेव तब तक ऑलरेडी पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि बाबा रामदेव को इंडिया के अंदर योगा गुरु के नाम से भी जानते थे और नो डाउट उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उन्होंने जो योगा बताए वो काफी ज्यादा सिंपल रहते थे और इफेक्टिव भी रहते थे, जिसको इंडिया के लोग अभी तक भी फॉलो करते हैं। और देखा जाए तो योगा हमारे इंडिया से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसी के चलते बाबा रामदेव ने खुद ही प्रमोशन किया और टीवी एड में भी बाबा रामदेव दिखने लगे, जिससे कि लोगों को एक कनेक्टिविटी दिखने लगे बाबा रामदेव और पतंजलि के अंदर। देखो जब बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में आती है तो उनका एक इनिशिएटिव था कि जो इंडिया का आयुर्वेदिक है उसको प्रमोट किया जाए और उसी टाइम पर आयुष का निर्माण होता है। जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलने लगा तो ये बात देखने वाली थी कि उस टाइम पर एक पतंजलि ही थी जो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी 2006 से स्टार्ट करा था। तो जो सपोर्ट आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स को मिलना चाहिए था या फिर जो मिल रहा था वो बाकी कंपनीज को ना मिलकर पतंजलि को मिल रहा था और इसी के चलते बाद में जाकर इनको इतना ज्यादा ग्रोथ मिला और इतना ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला। 2014 के अंदर जब इलेक्शंस आए तब बाबा रामदेव ने मोदी को अपना करीबी दोस्त बताकर उनके फेवर के अंदर वोट्स मांगे। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पर बाबा रामदेव, पतंजलि और गवर्नमेंट के बीच में कुछ कनेक्शन था या फिर नहीं था और किस तरीके का इनको पीछे से जो सपोर्ट है जिसकी उम्मीद थी वो मिला भी या फिर नहीं मिला। इतनी ग्रोथ मिलने के बाद, इतना सपोर्ट मिलने के बाद एक बात तो सही थी कि इनका जो फाइनेंशियल डेटा का जो ग्राफ था वो ऊपर जाने वाला था और इसी के चलते 31 मार्च 2023 तक पतंजलि ने अपना रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा का बताया उसी साल का, जो कि देखा जाए तो एक इंक्रीज था 5.77% से। पर ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि अभी थोड़े टाइम पहले ही पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। पर उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पतंजलि के कौन से प्रोडक्ट्स थे जिनकी वजह से उनको इतना ज्यादा रेवेन्यू हुआ था। बेसिकली ये कौन से एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो देखा जाए तो इनके पास अभी तक 2500 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर 300 आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनकी अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि इनका ट्रायल भी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कंपनी को जो रेवेन्यू होता है उसके अंदर वो ज्यादातर हेल्थ एंड सप्लीमेंट से कमाते हैं, जिसमें उनका 40% होता है। पर्सनल केयर से 25% तक कमाते हैं, फूड एंड बेवरेज से 20%, स्किन केयर प्रोडक्ट से 10% और बाकी दूसरी चीजों से 5%। तो ये बात तो सही है कि पतंजलि ने जो ज्यादातर कमाया है वो हेल्थ प्रोडक्ट से कमाया है, जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी था। कितना जरूरी था और कितना असरदार ये तो आप इसी से समझ गए होंगे कि इनके प्रोडक्ट्स का मोस्ट ऑफ द
टाइम ट्रायल भी नहीं हुआ था। देखो एक बात ही जानने वाली है कि कोरोना के टाइम पर ज्यादातर कंपनी स्ट्रगल कर रही थी और उनका जो रेवेन्यू का ग्राफ था वो नीचे गिर गया था, लेकिन पतंजलि उन कंपनीज में से एक थी जिन्होंने अपना ग्रोथ को एक्सपेंड किया था। जहां बाकी कंपनी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन से दूर रही थी, वहीं पर पतंजलि के पास अच्छा खासा स्टॉक था और सप्लाई चेन में भी उनको ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में उनको दिक्कत क्यों नहीं हुई थी, तो उसका जवाब है क्योंकि कंपनी उस टाइम पर अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करके कोरोना को ठीक करने वाली दवाइयों को यूज कर रही थी एज ए प्रमोशन के तौर पर और एलोपैथी को नीचे दिखा रही थी। जहां पैंडेमिक से पहले आयुर्वेदिक इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में 30,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर रही थी और हर साल 15 से 20% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा था, वहीं पर एक चौंकाने वाला डेटा देखने को मिला। कोरोना के ठीक बाद यही इंडस्ट्री से 50% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला। इसका मतलब ये कि जहां पर नेशनल इकोनॉमी में 30,000 करोड़ कंट्रीब्यूशन किया जा रहा था, वहीं अभी लगभग 70 से 80 करोड़ दिए जा रहे थे या फिर कंट्रीब्यूट किए जा रहे थे और इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी शामिल था। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि पतंजलि ने किस तरह से कुछ टाइम के अंदर ही इतना ज्यादा ग्रोथ देख लिया, चाहे वो पीछे का सपोर्ट हो या फिर रिलीजन के नाम पर या फिर इंडियन सेंटिमेंट्स को जोड़कर। आगे आने वीडियोस में हम बात करेंगे कि अभी इनको इतनी मुश्किल क्यों हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा और आखिर इन्होंने बीच में ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से इनको अभी बार बार माफी मांगनी पड़ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में, तब तक टेक केयर।